बच चुके हैं और अब वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम देश के सवाल का। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो 23 मई को आएंगे, मगर उससे पहले ही एग्जिट पोल के आंकड़ों ने एनडीए की सरकार की तस्वीर बना दी है। देश में अब यह चर्चा होने लगी है कि आएंगे तो मोदी ही। तमाम सर्वे एजेंसीज और न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल ने एनडीए के खेमे को जीत का संकेत दे दिया है। करीब 8 एग्जिट पोल्स में एनडीए को 300 से 365 सीटें हुई मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो 4 चैनल्स के एग्जिट पोल में उसे 300 से कम लेकिन 272 के जादुई आंकड़े से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, जबकि 2 पोल्स में एनडीए को बहुमत से दूर बताया जा रहा है, मगर वहां भी न तो यूपीए और न ही दूसरे दल सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या 2019 का अंडर करंट 2014 की मोदी लहर से ज्यादा मजबूत है? सवाल और भी हैं, मगर उससे पहले देखते हैं हमारे 3 एग्जिट पोल के क्या आंकड़े सामने आए हैं, क्या ये अनुमान दिखा रहे हैं, क्या ये आइडिया दे रहे हैं हमारे 3 एग्जिट पोल। सबसे पहले देखिए इंडिया न्यूज पोलस्ट्रेट का एग्जिट पोल, ये क्या फिगर, क्या आंकड़ा देता है। इंडिया न्यूज पोलस्ट्रेट का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए 298 सीटें उसको मिलने जा रही है, इस बात का अनुमान, यानी कि क्लियर मेजॉरिटी का अनुमान। यूपीए 118 सीटें और अदर्स 126 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया न्यूज पोलस्ट्रेट के इस एग्जिट पोल में सामने आ रहा है। और अब आपको दिखाते हैं न्यूज एक्स और नेता ऐप का एग्जिट पोल क्या कहता है। ये स्क्रीन पर आपके उस एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। एनडीए 242, बहुमत से दूर, लेकिन फिर भी यूपीए और अदर्स से काफी आगे। यूपीए को 164 और अदर्स को 136 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल के जरिए नजर आ रहा है। सूरत में एनडीए जादुई आंकड़े से 30 नंबर दूर है, लेकिन फिर भी बाकियों से, अपने कॉम्पिटिटर्स से एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और अब अपना जो तीसरा एग्जिट पोल है हमारा, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके आंकड़े, उसकी फिगर्स क्या कहती हैं, वो अब आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। सी वोटर का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एनडीए 287 क्लियर मेजॉरिटी दिखा रहा है, 128 यूपीए और अदर्स को 127 सीटें। ये एग्जिट पोल बता रहा है कि देश का मूड ये कहता है कि ये फिगर्स रहने वाली हैं 23 मई को, जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आपको हम लगातार बता दें कि ये एक अनुमान है जो साइंटिफिक तरीके से किया गया सर्वे है। उस सर्वे के आधार पर जो फिगर्स सामने आई है, वो फिगर्स हम एग्जिट पोल के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। और अब अगर इन तीनों एग्जिट पोल्स को हम जोड़ दें, यानी कि इसका महापोल अगर हम करें, तो क्या फिगर्स निकलकर सामने आती हैं, वो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। वो अब आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। महापोल क्या कहता है, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, यानी कि इंडिया न्यूज पोलस्ट्रेट, सी वोटर और न्यूज एक्स नेता ऐप की जो फिगर्स सामने आई है, जो आंकड़े सामने आए हैं, उसको अगर हम जोड़ दें तो एनडीए को 276 सीटें, यूपीए को 137 सीटें और अन्य को 129 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज यही है, जिस सवाल के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं, कि क्या नरेंद्र मोदी का अंडर करंट अपना काम कर गया और इसलिए विपक्ष जो है उसका काम तमाम हो गया। कम से कम आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं, जो अभी तक एग्जिट पोल के रूप में आपके सामने, पूरे देश के सामने निकल कर आए हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। सुदेश वर्मा जी, बीजेपी की प्रवक्ता, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भोपाल से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और एसके दत्ता साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सवाल लेकर चलता हूं अभय दुबे जी के पास। अभय जी, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि 2014 में आप मोदी जी की लहर को नहीं समझ पाए थे, और अब जो अंडर करंट था शायद उसको भी नहीं समझ पाए, और इसीलिए एग्जिट पोल जो है वो इस तरह के आंकड़े सामने दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने अलाई को साधने के लिए ये भ्रम फैलाकर भ्रम में रहे कि 23 तारीख के नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एग्जिट पोल के नतीजे उठाकर देख लीजिए इन तीनों राज्यों के चुनाव के। छत्तीसगढ़ में उदाहरण देखिए आप कि वो 30-32 सीटें दे रहे थे कांग्रेस को। क्या हाल हुआ? एग्जिट पोल, आज तक जो एग्जिट पोल हुए हैं, आज ही एक बड़े अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर ये स्टोरी की है कि 60% एग्जिट पोल के नतीजे आज तक जितने हुए हैं वो असफल रहे हैं।
ये सिर्फ चाहते ये हैं कि 23 तारीख तक वो जो अलाई लेकिन है, जो सफल हुए जो उनकी भी इनको तो बात छोड़ने कीजिए ना, वाले हैं। 2014 में क्या हुआ था सबसे पहला शिवसेना छोड़ने वाला है। अबे जी 2014 में क्या हुआ था? उसके 2014 छोड़ने वाला है, की भी सुन बात लीजिए, कर लें। 23 तारीख को। क्योंकि सुनिए ना, देखिए 2014 में साफ दिखाई। मुझे बताइए आप, हिंदी हार्टलैंड के वो राज्य जहां पर इनका पराभव प्रारंभ हुआ, देखिए गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, अररिया, ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हारे, उसके बाद ये तीनों राज्य हारे। अगर किसी सरकार का स्पान कम है, समय कम है, और वो बाई इलेक्शन हारने अच्छा, लगे, एक चीज और बताइए, आप कह रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि अभय जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने एलआई को बांधने के लिए, ये सबसे बड़ा बांधने के लिए बीजेपी भ्रम फैला रही है। आप कह रहे हैं कि अपने अलायंस को बांधने के लिए बीजेपी भ्रम फैला रही है, जबकि आपकी पार्टी के पीएल पुनिया ये कहते हैं कि विपक्षी एकता में टूट ना हो, इसलिए बीजेपी ने दबाव डालकर ये आंकड़े दिलवाए हैं। पहले ये तो तय कर लीजिए कि टूट कहां हो रही है और कौन किसके अलाई भाग रहे हैं। एक ही पार्टी में अलग अलग स्टेटमेंट। अरे आप उनकी, मैं तो लिख के दे रहा हूं, शो को याद रखिएगा, 23 तारीख को बताइएगा। सबसे पहले नीतीश बाबू आएंगे चैनलों के सामने और कहेंगे कि हम नहीं चाहते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। शिवसेना और रामविलास पासवान जी, ये 3 दल हैं प्रमुख, जिनके पास बड़े चंक हैं 23 से 17 सीटों तक के। जो आज परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर बहुमत के है। 70 से 80 सीटों का माइनस यूपी हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी को इसका जवाब सुदेश जी देंगे, और इसका जवाब सुदेश जी देंगे। 50+ सीटों का उत्तर प्रदेश में नुकसान। इसका जवाब सुदेश जी देंगे, आप सुन लीजिए, वो भी मेरे साथ हैं। अभय जी के इस बात से तो मैं सहमत हूं कि जो ये कंपनसेट वेस्ट बंगाल से नहीं कर पा रहे हैं, उड़ीसा से नहीं कर पा रहे हैं। अरे सर, मैंने बड़ा समझने की कोशिश की, आप क्या बोल रहे हैं। अब थोड़ा आप भी समझने की कोशिश करें, आप बुद्धिमान आदमी हैं। अब मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 60% एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, ये भी गलत हो सकते हैं, और हमें तो लगता है ये गलत है। पूछिए क्यों? क्योंकि हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को एनालाइज करने के बाद ये कहा, अनाउंस किया कि बीजेपी अपने आप में 300 सीट जीतेगी, और हम अपने करंट अलायंस के साथ, एनडीए अलायंस के साथ 2/3 मेजोरिटी हासिल करेंगे। तो मैं भी इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, और बिल्कुल हमारा मानना है कि हम 2/3 मेजोरिटी पहुंचेंगे। आइदर मोदी अंडर करंट है या नहीं है, और नहीं है तो ये आंकड़े नहीं होंगे, और है तो बहुत डिफरेंट आंकड़ा होगा, क्योंकि इसके बीच का कुछ नहीं होने वाला है। अगर नहीं है तो हम अपोजिशन में हैं, और है तो बहुत जबरदस्त मेजोरिटी होगा। ये मोदी जी का चुनाव था, लोगों ने घरों से निकल के, महिलाओं ने घरों से निकल के हमारे गुड गवर्नेंस के लिए, मोदी जी के नेतृत्व के लिए वोट दिया है। तो निश्चित ही ये वो आंकड़े पहुंचाएगा जो हमारे पार्टी अध्यक्ष ने कहा है। और सुनिए, ये सब कोई बात नहीं है, हमें हमारे एलाइज हमारे साथ हैं। आप अपने बारे में सोचिए कि आप ये जो नैरेटिव दे रहे हैं, इसलिए आप दे रहे हैं कि डीएमके ना भाग जाए। डीएमके का स्टेटमेंट आ चुका है, देवेगौड़ा जी ना भाग जाए, उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है। टीएमसी लीडर हैं सिद्धव्रत दास, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनके पास चलूंगा। भाई जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सिद्धव्रत दास, कुछ जो एग्जिट पोल्स हैं वो ये आंकड़ा दे रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी लगभग बराबर होंगे पश्चिम बंगाल में, लेकिन कुछ एक एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि टीएमसी बीजेपी से पिछड़ रही है पश्चिम बंगाल में। आपका प्रवर्तन इस पर? कुछ भी कह सकता है, ये उसका अपना वो कंपनी या जिसने ये किया है उसका बात है, ये हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए, कोई भी जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, उन लोगों के पास इतने मैन पावर नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कि हर चौराहे पे, हर गांव में जाके वो सैंपल सर्वे ले सके। ठीक है, मगर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, उसका संगठन हर एक राज्य के कोने में रहता है। तो हम लोग के पास जो इंफॉर्मेशन आता है डेली बेसिस पे, उसके आधार पे ही हम लोग बात करेंगे। और जो एग्जिट पोल्स दिखा रहा है वो सच से काफी दूर है। आप 23 मई तक वेट कीजिए, आप खुद आपको दिख जाएगा सच क्या है। तो जो चीज सच नहीं है उसके ऊपर बात करना ही एक टाइम वेस्ट है। आपका क्या आकलन कह रहा है? आपका क्या आकलन कह रहा है? हम लोग बहुत ही हेल्दी मार्जिन से हम लोग जाएंगे, हम लोग स्वीप करेंगे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, मेरे साथ हालत पे एसके दत्ता साहब भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और वो खुद वेस्ट बंगाल से कोलकाता के रहने वाले हैं। उनका एनालिसिस क्या होता है? एक चीज तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे डॉक्टर दत्ता, कि अपनी सहूलियत के हिसाब से
जो एग्जिट पोल है उस पर सवाल उठा देना बहुत आसान है। जिसके फेवर में जा रहा है वो इसको मान लेता है बहुत आसानी से, जिसके फेवर में नहीं है आप अगर पहले का एग्जिट पोल देखिए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि आप रहने वाले भी वहां के हैं, आप देखिए अच्छी तरह से समझते हैं क्या था और वो क्या आपका था। एनालिसिस जानना चाहूंगा। रोहित जी, हकीकत बताओ ना, सुब्रतो जी को खुश करने के लिए बताओ। नहीं, खुश हकीकत करने बताइए के लिए अगर बताओ तो चंद दिन के लिए खुश हो सकते हैं। हकीकत बताता हूँ। चंद दिन के लिए आप खुश होंगे, 3 दिन है इसके दत्ता जी, आप खुश रहिए 3 दिन के लिए। आपके अंदर इतनी भौखलाहट क्यों इतनी भौखलाहट? आप अगर स्वीप कर रहे हो और आप अगर 42 सीट्स जीत रहे हो तो इतनी भौखलाहट नहीं होनी चाहिए। और अगर इतनी भौखलाहट है तो स्वीप का एक और मतलब भी होता है, स्वीप वो शायद आप कर रहे हो, तो इसलिए इतनी भौखलाहट है। तो शांति से सुनिए ना, बहुत चोलबेना आप लोग किए हैं। आप जब चोलबेना हो रहे तो इतनी तिलमिलाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई ये है, बंगाल के जनता चुपचाप कह रहे हैं, चुपचाप पद्म फूल बाहरे तृणमूल, यानी कि चुपचाप फूल और बाहर में तृणमूल। ये हकीकत है, इसके पीछे कारण समझने की आवश्यकता है। क्यों जनता कह रही है कि आपने हर बूथ पे जाके इन्फॉर्मेशन लेके आए। जिस तरह का दहशतगर्दी मचा हुआ है वहां पे, और महिषासुर, रक्त बीज और धूम्रोलोचन का जो रक्तपात हुआ है वहां प्रशासन के माध्यम से, उसके लिए मजबूर जनता को दुख से और नकली वे में कहना ही पड़ रहा है तृणमूल। ये सच्चाई है। परिवर्तन एक चीज और है परिवर्तित डॉक्टर साहब, एक चीज और है डॉक्टर साहब, सुदेश जी, एक चीज और भी है कि जैसे 5 सेकंड मुझे और दे दीजिएगा। और अगर मातम नहीं होता, मातम बंधन के अंदर, महामातम बंधन के अंदर, ये हॉपिंग एंड कैचिंग आंध्रा से शुरू हो गया है ना। जब से कल एग्जिट पोल आंकड़े हैं वो सामने आए हैं, उसके बाद से फिर से ईवीएम शुरू हो गया है। ईवीएम फिर शुरू हो गया। कल मंगल भी आ जाएगा। ममता बनर्जी तो ईवीएम के अगेंस्ट प्रदर्शन करने के लिए जुटा रही है लोगों को वहां पर कि प्रदर्शन करते हैं ईवीएम के अगेंस्ट। फिर से ईवीएम शुरू अगर लगा होगा ईवीएम में कुछ गलत है तो वो इसीलिए किया होगा। बहुत अच्छा रहेगा आपने तो ईवीएम में कुछ नहीं किया, तो आप क्यों ईवीएम का राग पकड़ लें, क्योंकि उससे अच्छा शॉक एब्जॉर्बर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा शॉक मिलने वाला है। ईवीएम करना शुरू कर दीजिए, और कोई आपके पास रीजन ही नहीं होगा डिफीट का, क्योंकि आप सही तो देखेंगे नहीं, आप लोगों के मैंडेट को भी नहीं मानेंगे। यही आप करते रहे। अरे आप अभी बोल रहे थे अभय दुबे जी मध्य प्रदेश, आपको पता है मध्य प्रदेश, और राजस्थान जो आप बहुत नैरोली जीते, वहां भी जो आपको वोट दिए लोग बोलते थे कि जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तो मोदी जी को ही वोट देंगे। ठीक है, मैं यही बात होता था। अभय जी के पास को आप नकार जाइए, क्योंकि आपको जब एग्जिट पोल आ रहे थे, अभय जी कल जब एग्जिट पोल के फिगर्स सामने आ रहे थे, उसी दौरान राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था ईवीएम को लेकर, और ये भी कहा था कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच कुछ संधि पत्र हो रहा था। ईवीएम चालू हो गया। अभी ईवीएम क्या चालू हुआ? 7 महीने से बोल रहे हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज कि ईवीएम पर पूरी की पूरी किताब एक भारतीय जनता पार्टी ने निकाली। सर वो इतिहास हो गया, उसके बहुत से पानी भर चुके गंगा नदी के ऊपर, कहा कि बहुत आर्गुमेंट हो चुका उस पर। एक मिनट सुन लीजिए धैर्य पूर्वक। जब सारे लोगों ने, सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि आप 50% कम से कम वीवीपैट को काउंट कराइए, सर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सर, सुप्रीम कोर्ट ने चाहते थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया एक विधानसभा में सिर्फ 5 बूथों पर 10.7 मिलियन वीवीपैट है। सर सुप्रीम कोर्ट से आगे में से सुप्रीम कोर्ट से आगे तो आप क्या हुआ वहां पर? आप गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, आपकी बात को नहीं सुप्रीम कोर्ट से आगे तो आप क्या हुआ वहां पर? आप गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, आपकी बात को नहीं माना गया। 20,000 से सुप्रीम अब 17 लाख में से सिर्फ 20,000 काउंट कराना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। आप अगर निष्पक्ष होते तो दे देते सहमति, इसमें क्या दिक्कत थी? आप सुप्रीम कोर्ट है सहमति देने वाले भाई
में साहब, कैसे सवाल उठा रहे हैं? तो आपको सुप्रीम तकलीफ चुनाव हो रहा है। आयोग डिसाइड करेगा ना कि क्योंकि सरकार आप इस डिसाइड प्रजातंत्र करेगी। के साथ षड्यंत्र कर रहे हो। फिर जाएंगे क्या? पूरा देश चाहता था कि अच्छा, वीवीपैट एक को मिनट, बहुमत एक लिया मिनट, जाए, एक मिनट, सारा अभय जी। समाधान हो जाता। अभय जी। आपने नहीं चाहा क्योंकि आपका इंटेंशन में लफाई। अच्छा ठीक है अभय जी, एक चीज आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ मुमकिन है, ईवीएम को खत्म करने की जरूरत है। उस वक्त आप लोग कहां थे जब चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया था कि आओ और छेड़छाड़ करके दिखाओ? ये 3-3 रात जीते, उसके बाद सरकार बनी है। उसके बाद आपने एमपी जीता, सरकार उसके बाद बनी है, छत्तीसगढ़ सब जीता। निकला उन्होंने उसके बाद। चुनाव आयोग सुन लीजिए, सुनिए ना, सुनिए। बोलिए। चुनाव आयोग ईवीएम देने को तैयार नहीं था। हैकाथॉन किया था, उन्होंने कहा हम देंगे नहीं। अरे साहब, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स एमएससी लेजर फिजिक्स और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने में घर किया है। जाके अब मैं जानता हूं बुलेट जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, आप मशीन दे दीजिए, वो करके बता देंगे लोग मशीन किसके पोजीशन में है। तो अभय जी, मेंटेनेंस आपसे इस एक कंपनी सवाल के है। पास है। और तीन इन प्रदेश सारे में जब आप जो असेंबली शंकाएं हैं इलेक्शन जीते प्रजातंत्र थे, में, उस इनके समय क्या समाधान आप का एक ही ईवीएम को उत्तर हैक था, करके जीते थे वीवीपैट क्या? की काउंटिंग करा अगर लेते, ईवीएम हो को जाता इतना समाधान, ही और प्रॉब्लम कोई चिंता है, नहीं थी और किसी इतना को। ही चलिए प्रॉब्लम आप है, ईवीएम उस समय के आप लोगों ने लेकिन हैकिंग की वीवीपैट की थी, गिनती करा कौन लेते, सा तो कम प्रोफिट से कम हैकर को आप लोग प्रजातंत्र में पकड़े आस्था बरकरार थे रहे। ईवीएम को हैक करने के लिए? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इन तीनों राज्यों में जीतने के बावजूद हमने कहा था कि ये हम तो आस्था छोड़िए, से छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। सिर्फ और सिर्फ जो हो गया सो हो गया, नतीजे आ गए, जो रवैया था इनकी सरकार का कोई नहीं। तो आप कंसीड कर रहे हैं ना अभय दुबे जी की, आप हार रहे हैं, ठीक। कंसीड तो कर रहे हैं ना। ईवीएम पर ठिकरा फोड़िएगा 23 तारीख को, ये आज कंसीड कर रहे हैं ना, ईवीएम के कारण आप हार रहे हैं। अरे प्रजातंत्र को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं आप लोग। मैंने कंसीड कर लिया। आपने किताब निकाली थी पूरी ईवीएम पर, आडवाणी जी और ने, आप अगर GVL जीत गए तो नरसिम्हा ने। अभय जी, क्या अभय परेशानी जी, थी आपको बताइए? अगर 50%, चलिए 25% पर कन्विंस होते, अरे सर, 25% ईवीएम को कम से कम सर ये तो कोर्ट का मैटर है सर। ये लोग सर आप इस मैटर को कोर्ट में लेकर गए थे। निर्णय आने के बाद हाँ। 25% पे मान लो, 30% में मान लो, ये तो आप लोग केस में मैटर लेके गए थे। ठीक है ठीक है, अब हम एग्जिट पोल पर वापस आते हैं। एग्जिट पोल पर वापस आते हैं। अभय जी, कोर्ट से सुनिए, तो राफेल में भी इन्होंने बहुत कहा कि कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट ने लिखा है कि आर्टिकल 32 में हमारा जुरिडिक्शन सीमित है। ये जेपीसी उस समय भी नहीं कराना चाहते थे, नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। वीवीपैट में भी सरकार एक एफिडेविट दे देती कि हाँ हम कन्विंस्ड हैं, 50 नहीं चलिए 25% को काउंट कर लीजिए, तो समाधान हो जाता प्रतिपक्ष के सारे लोगों सरकार का समर्थन ईवीएम में सारी गड़बड़ी 2014 के बाद आई थी। सरकार का समर्थन चाहिए आपको। ईवीएम में सारी गड़बड़ी 2014 के बाद आई थी क्या? 2014 से पहले तो आपकी सरकार थी, और आपकी सरकार जब थी तभी चुनाव भी हुए थे। इन्होंने किताब निकाली है साहब पूरी, ये नहीं, छोड़िए, 2009 में भी और आप इसी के बाद सुब्रमण्यम स्वामी इसको छोड़िए, कांग्रेस हम अब आंकड़ों पे आ रहे हैं, हम यूपी के आंकड़ों पे आ रहे हैं। थी सुब्रमण्यम स्वामी ने कि वीवीपैट को लागू कर दीजिए। ठीक है, हम अब आंकड़ों पे आ रहे हैं, वापस यूपी के आंकड़ों पर आ रहे हैं। यूपी के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि आप बताइए, आप यूपी के आंकड़ों से कितना सहमत हैं सुदेश जी? क्योंकि योगी जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि यूपी में 74+ और पूरे देश में 300+, लेकिन जो हमारा एग्जिट पोल सामने आया है, इंडिया न्यूज और पोलस्ट्रेट का जो एग्जिट पोल है, उसमें आपके दावे के मुताबिक आपको जस्ट हाफ मिलता हुआ दिख रहा है, 37 सीटें वो बता रहा है, और यह भी दिख रहा है कि महागठबंधन कहीं ना कहीं आपको पछाड़ने में कामयाब हो गया, 40 सीट्स उनकी आ रही। मैं बहुत लॉजिकल बात करूंगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप पकड़ लीजिएगा अगर मैं गलत बोलूंगा तो। देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इनके गठबंधन होते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली आप बताते हैं कि ये दो कास्ट ग्रुपिंग अगर मिल जाएंगे तो स्वीप काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगा। नहीं, इस एक पॉइंट और हमको ध्यान में रखना होगा कि पिछली बार भले ही मायावती को सीटें ना मिली हो, लेकिन उनका पोलिंग परसेंटेज, उनको जो वोट शेयर था बहुत अच्छा था, 19% करीब वोट मिला था उनको। सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जो हम लोगों का मानना है कि जब तक केमिस्ट्री नहीं होता ना अलायंस में, तब तक अरिथमेटिक वोट में ट्रांसलेट नहीं होता। यहाँ तो दो नेता तो बना लिए डर के मारे, मोदी जी के डर के मारे, दो नेता तो आ गए। केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन क्लास आज मुलाकात की उन्होंने, दो नेता तो मिल गए, लेकिन जो नीचे का बेस है ना, ये बेस मतलब आप कह रहे हैं कि नेता हो गए लेकिन कैडर ऐसे रह गया, कैडर लड़ता रहा है सर, पिरामिड हो गया, सबसे ज्यादा दूरी हो गई। सीरीज के जो एक्ट लगे इंटरचेंज के, बाई इलेक्शन में क्या हुआ था, खिलाफ लड़े, बाई इलेक्शन में गोरखपुर में जब मंदिर के लोगों तक ने वोट नहीं दिए। सुन लीजिए, हमको भी एनालाइज करने दीजिए, लोकल बॉडी के इलेक्शन पढ़ लिखे, हमको भी एनालाइज करने दीजिए उत्तर प्रदेश के,
ठीक है, इस पर वापस आएंगे। अभय जी के पास हम चलेंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। नहीं, ब्रेक को लेकर मेरी बाउंडेशन है, मुझे ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक। इसी पर वापस लौट रहे हैं। ये खास पेशकश, ये बहस, देश का सवाल लगातार जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का सवाल, और आज देश का सवाल में सवाल यह है कि क्या मोदी मैजिक, मोदी का जो अंडर करंट है वो अपना काम कर गया और विपक्ष का काम भी तमाम कर गया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल के जरिए वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे सुदेश जी, बात पूरी कीजिए, फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगा। जी, मैं ये बता रहा था कि चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाजवादी भी कार्यकर्ता और जो फॉलोअर, जो वोटर्स हैं, वो एक दूसरे से उनकी केमिस्ट्री बन ही नहीं सकती, क्योंकि सोशल बेस जो एक दूसरे को अपोज करता रहा है। ये चीज को समझने की जरूरत है। और देखिए, ये ऐसा चुनाव था जिसमें नेशनल नैरेटिव डोमिनेट किया है। तो नेशनल नैरेटिव जहां भी डोमिनेट करेगा वहां कास्ट एक डोमिनेंट फैक्टर नहीं हो सकता वोटिंग का। और इसी कारण से पीपल हैव वोटेड फॉर मोदी, क्योंकि उनके मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री है। महिलाएं निकल के आई, सब लोग निकल गए, सभी कास्ट के, कास्ट को तोड़ दिया ये चुनाव। और ये बहुत बड़ा क्रेडिट मोदी जी को। यूपी पर मैं सवाल लेता हूं, यूपी पर अभय जी से। अभय जी, पूर्वांचल की पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को इस बार दी गई थी जी, और बहुत मजबूती से दावा किया गया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एग्जिट पोल तो वही दिखा रहे हैं कि वही स्थिति है कांग्रेस की यूपी में। सिर्फ 2 सीटें जो परंपरागत हैं, उसके अलावा कहीं नहीं है कांग्रेस। देखिए, मैंने कहा कि एग्जिट पोल पर मैं भरोसा नहीं करता और परिणाम वैसे आए भी नहीं हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में डबल डिजिट में कांग्रेस पार्टी पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश से ही है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं तो 2 डिजिट में मुश्किल देख पा रहा था उत्तर प्रदेश को, क्योंकि जो आप अगर लोकल बॉडी का इलेक्शन मैंने जिक्र किया था, पढ़ने की कोशिश करें, इतने प्रचंड बहुमत से वहां राज्य की सरकार बनी थी। इतने कम समय में ऐसा क्या हुआ कि 80% लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। उन 14 बड़े अर्बन एरिया में जहां पर ईवीएम से वोटिंग हुई थी, वहां सब जगह महापौर इनका बना है, 14 में से 12 स्थानों पर। लेकिन उत्तर प्रदेश को आप पढ़िए लोकल बॉडी को, तो 5600 कारपोरेटर है, उसमें से 700 सिर्फ बीजेपी के जीतते हैं। ऐसा क्यों है? तो नगर परिषदों में ये बुरी तरह हारे, इसके संकेत साफ। सबकी इक्वेशन अलग होती है, सबकी इक्वेशन अलग होती है। लोकसभा चुनाव मुश्किल बड़े पैमाने की, आपका जवाब दूं? बीजेपी क्रॉस लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, वो केंद्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। आप ये बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसको कंपनसेट करेंगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और केरला से? तो तीनों स्थानों पर इनको निराशा ही हाथ लग रही है। वो एग्जिट पोल भी अगर आप देखेंगे, सर कोई एग्जिट पोल नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल एग्जिट पोल, 8 से नॉट इवन अ सिंगल एग्जिट पोल। अभय जी, कोई एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो कि 2 से ज्यादा दिखा रहा हो कांग्रेस को। एक नहीं, कोई भी नहीं। इनके बाद का एक छोटा सा जवाब दे दूं मैं? जी बोलिए आप सुदेश जी। देखिए अभय जी, हम लोग जो राजनीतिज्ञ हैं, मैंने आपको कहा ना, सुनिए ना सर, ये प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाए 23 तारीख तक। अभय जी सुनिए ना, इनका अलायंस टूट कर नहीं भागे, सिर्फ ये चाहते हैं। मेहनत के साथ साइंटिफिक तरीके से इतने रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज हैं, वैकल्पिक नेतृत्व पर काम करेंगे, ला रही है और आप उसको प्रायोजित कर रहे हैं। अभय जी सुन लीजिए ना, ये तो भाषण हो गया आपका। उनको अरे आपने प्रश्न पूछा, उसका जवाब मोदी जी के अलावा बायस होने का आरोप लगा रहे हैं। क्या इस तरह से बायस होते हैं? इतने साइंटिफिक तरीके से रिसर्च में होती है, क्या ला रही है और आप उसको प्रायोजित कर रहे हैं? अभय जी सुन लीजिए ना, ये तो भाषण हो गया आपका। उनको अरे आपने प्रश्न पूछा, उसका जवाब मोदी जी के अलावा बायस होने का आरोप लगा रहे हैं। क्या इस तरह से बायस होते हैं? इतने साइंटिफिक तरीके से रिसर्च में होती है, क्या बायस होते हैं? बिल्कुल नहीं एग्जिट पोल कि सारे चैनल गलत हो, सही हो, वो अलग बात है। क्या बायस होते हैं? नीचे हो सकता है, पर सारे चैनल बायस्ड होते हैं, तो ये तो बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट रहेगा। अभय जी, यहाँ पे बात यह है कि मैं मानता हूं कि आप लोग यूपी में छलांग जरूर मारे। प्रियंका वाड्रा जी भी आई यूपी में और कोशिश की, पर प्रियंका वाड्रा जी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती ना तो सीरियसनेस समझ में आता। दिक्कत क्या हुआ कि प्रियंका वाड्रा जी ने जो कही कि मैं लड़ूंगी नहीं लड़ूंगी, वो कहीं ना कहीं पे पॉलिटिक्स में वो रिंगा रोजेस वाला पॉलिटिक्स हो गया।
और उसके चलते आप लोग मतलब कहीं ना कहीं पे ये तेजी से फैल गया कि आप लोग वोट कटवा है यूपी में, और वो आपको बहुत खतरनाक वे में नुकसान करने जा रहा है। जहां महागठबंधन की जहां बात आती है, महागठबंधन की, मैं समझता हूं कि वो पिरामिड तो है, ऐसा नहीं है पिरामिड, ऐसा है, इस तरह का पिरामिड अच्छा, है। ठीक, तो उसी के चलते ये हम जो थोड़ा सा सुदेश जी जो कह रहे हैं ना, एक मिनट कह रहे छोटा थे ना कि बहुत छोटा सा नहीं ट्रांसलेट ठीक, हुआ है, बहुत छोटा सा, बहुत सेकंड के लिए फिर हम बंगाली मैं बहुत छोटा सा जवाब दूंगा अभय जी, काइंडली इसको सुनिए। हम लोग जो पॉलिटिक्स में है ना, हम लोग हमेशा गलती करते हैं। हम लोग को लगता है जनता बेवकूफ है, जनता को पता है कि ये लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, और उसमें वो नरेंद्र मोदी जी को ही देता है। लोकल इलेक्शंस में डिफरेंट इक्वेशंस हो सकते हैं, स्टेट लेवल में भी हो सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री का चुनाव है उसको पता है तो मोदी जी ही उसके फेवरेट है, और यही सारे जगह आपको भारतवर्ष में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब बंगाल पे चल रहा हूं मैं। बंगाल में मुझे ये बताइए कि यूपी में तो अभी देखिए जो हमारा एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि यूपी में आप 2014 के मुकाबले लॉस में हैं, लेकिन जो वेस्ट बंगाल है वहां पर आप 2 से 14 पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यही वो जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, हम तो और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम 20 से ज्यादा सीट जीतेंगे। देखिए इसका कारण बता रहे हैं, कारण बहुत सिंपल है। नहीं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले बताइए। 20 से ज्यादा सीट जीतेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने 23 सीट कहा है और उतना हम जीतेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं कि आज ममता जी के खिलाफ अगर कोई विपक्ष है, कि कोई रेसिस्टेंस है, तो वो सिर्फ बीजेपी है, कांग्रेस और तो है ही नहीं। ये तो हमारी पहली जीत हुई। तो जितने भी लोग ममता जी के तानाशाह रवैये से परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, बिल्कुल डॉक्टर दत्ता ने सही बोला कि वो भले ही तृणमूल मुंह से करें, लेकिन दिल में वो सोचे हुए हैं कि इस बार कमल को ही लाना है और मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। और अगली बार जब असेंबली चुनाव होगा तो आप देखिएगा जिस तरह त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाए, यानी कि आप पश्चिमी बंगाल में आप कह रहे हैं कि आप टीएमसी का वोट कम करें, टीएमसी की सीट कम करें, इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। सुब्रत दास मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। टीएमसी का सफाया हो रहा है कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। तो आप देखना अच्छा है, 3 दिन है तो आप देखेंगे तभी तो रियलिटी में कन्वर्ट होगा सर। अच्छा होता है, 3 दिन अच्छा मौज कर लीजिए, 23 तारीख को पता चल जाएगा सच क्या है। जब रैली होते हैं ना बीजेपी का, आप कल्याणी में देख लीजिए, आप बैरकपुर में देख लीजिए, आज बहुत दबीवी आवाज आ रही है, क्या वहां बात? पे गलत कितने है आदमी क्या? आए थे वो देख लीजिए। रास्ते आप दिल के बाद जान लिया, मगर आप का कांटा लग पश्चिम गया बंगाल क्या की आपके मिट्टी में गले कभी पे? पैर नहीं रखा, यही अजीब सा बात है। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, कहीं पे आपको कमल नहीं दिखेगा, मगर आप दिल का बात जान लिया, दिखाएंगे राकेश कमल है। फिर हम इस डिस्कशन पर आएंगे, फिर हम इस डिस्कशन पर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश, ओवर टू यू। रोहित, बहस चल रही है यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर कि आखिरकार एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो अगर असल नतीजे में कन्वर्ट हो जाते हैं तो नफा नुकसान क्या होगा। ठीक है, 3 दिन का वक्त है, उसके बाद असल नतीजों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इन एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर आगे बढ़ते हैं और 2014 से इनकी तुलना करते हैं कि आखिरकार कितना नफा नुकसान की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हम बातचीत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2014 में जो पोलिंग हुई थी, जो वोटिंग हुआ था, वो 58.35% मतदान हुआ था। 2019 के चुनाव में थोड़ा सा ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है और ये पोलिंग परसेंटेज दोनों देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 2014 का ये पोलिंग परसेंटेज और ये मेरे इस हाथ के साइड में आप देखिए 2019 का पोलिंग परसेंटेज 59.62%। अब इसके बाद देखिए एक कंपैरेटिव स्टडी कि आखिरकार क्या फर्क आ रहा है नफा नुकसान के आधार पर। अगर हम मानकर चले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल जो सीटें हैं वहां पर वो 80 सीटें हैं। 2014-2019 में पोलिंग परसेंटेज में क्या डिफरेंस रहा वो हमने आपको बता दिया। लेकिन ये आप एक कंपैरेटिव स्टडी देखिए सीटों के आधार पर 2014 में स्थिति क्या रही। इंडिया न्यूज पोल स्टेट का सबसे पहले सर्वे आप देखिए, ये पोल स्टेट का सर्वे हमने आपको दिखाया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीटें हमने दिखाई हैं, कांग्रेस को 2, समाजवादी पार्टी को 25, बीएसपी को 15 और अदर्स के हिस्से में 1 है। यानी ये इंडिया न्यूज पोल स्टेट का सर्वे है। अब देखिए 2014 की तस्वीर क्या रही थी, नतीजे क्या रहे थे 2014 चुनाव के, वो अब हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद नफा नुकसान की तस्वीर क्या रहती है वो आपके सामने रखेंगे। 2014 के नतीजे देखिए, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, एसपी के हिस्से 5 सीट आई थी, बीएसपी का खाता नहीं खुला था, 0 फिगर पर रह गई थी, अदर्स के हिस्से में 2 सीट गई थी। अब नफा नुकसान की तस्वीर आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम रखते हैं। नफा नुकसान अगर एग्जिट पोल के नतीजे असल नतीजों में 23 तारीख को कन्वर्ट होते हैं तो आप ये तस्वीर हो सकती है। बीजेपी को 34 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, कांग्रेस ना नफा ना नुकसान, जिन 2 सीटों की आप चर्चा कर रहे थे रोहित, वही 2 सीटें उसके पास। समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा, 20 सीटें
बीएसपी को भी ज्यादा फायदा, +15 क्योंकि कोई सीट मिली नहीं थी और अदर्स के हिस्से में एक सीट का नुकसान है। तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। अब बिहार की तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। लोकसभा की कुल सीटें हैं यहां पर 40 और पोलिंग परसेंटेज क्या रहा था 2014 और 2019 में, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम रखते हैं। अब देखिए ये आ गया पोलिंग परसेंटेज। 2014 में क्या कुछ रहा था पोलिंग परसेंट, आप देखिए 56.28% और 2019 में 57.95% मतदान हुआ था, यानी 2019 में थोड़ा सा पोलिंग परसेंट बढ़ा है। अब देखिए सीटों पर इसका असर क्या पड़ रहा है। सबसे पहले आप देखिए सर्वे क्या है। जो इंडिया न्यूज पोलिसलेट का सर्वे दिखाया हमने वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा और यहां पर बीजेपी को 15 सीटें, जेडीयू को 15, यानी जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन है उससे 30 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 2 सीट, आरजेडी के हिस्से 6 सीट और अदर्स के हिस्से 2 सीट। अब अगर यही असल नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो नफा नुकसान की क्या कुछ तस्वीर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये देखिए। कैलकुलेशन 2014 की तस्वीर ये रही। भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें मिली थी, जेडीयू के हिस्से 2 सीट रही थी, कांग्रेस को 2, आरजेडी को 4 और अदर्स के हिस्से 10। अब देखिए नफा नुकसान की तस्वीर जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे, यानी पोल स्टेट का जो सर्वे हमने आपको दिखाया वो अगर असल नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 5 कम सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है, जेडीयू को उसने सीटें दी हैं और जेडीयू को फायदे की आप तस्वीर देखिए, यानी आप कह सकते हैं कि जेडीयू यहां पर फायदे की स्थिति में है। बिहार के अंदर 13 सीटों का फायदा, कांग्रेस ना नफा ना नुकसान, आरजेडी के हिस्से में +2 है यानी 2 सीटों का फायदा है और अदर्स को 8 सीटों का नुकसान है। और अब उस राज्य की बातचीत करते हैं रोहित, जिसकी चर्चा ज्यादा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि वहां से चौंकाने वाली तस्वीर आएगी, जो तमाम पोल्स बता रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल की बातचीत। पश्चिम बंगाल में पोलिंग परसेंट आप देखिए 2014 और 2019, ये दोनों आंकड़े हम रखते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए आगे 2014 में वोटिंग यहां पर हुई थी 82.16% और 2019 में 81.2। पोल स्टेट का सर्वे क्या है आप देखिए। बीजेपी को 14 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है, टीएमसी को 26 सीट मिल रही है, सीपीएम के हिस्से कुछ नहीं और अदर्स के हिस्से कुछ नहीं। अब देखिए 2014 की तस्वीर क्या रही थी। 2014 के नतीजों की तस्वीर, बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी, कांग्रेस को 4 सीट मिली थी, टीएमसी के पास सबसे ज्यादा 34 सीटें थी, सीपीएम को 2 सीट मिली थी, अदर्स के हिस्से 0। अब नफा नुकसान की तस्वीर, क्योंकि यही तस्वीर चौंकाने वाली है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से +12 यानी 12 सीटों का फायदा पश्चिम बंगाल के अंदर, कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान, टीएमसी को 8 सीटों का नुकसान, सीपीएम को 2 सीटों का नुकसान और अदर्स तो जो वहां पर उनका फिगर वो 0। तो ये तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए मुझे लगता है कि रोहित आप अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो शायद दिलचस्प बहस होगी और किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचे भी। ओवर टू यू रोहित। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इन पूरे आंकड़ों को हमारे सामने रखने के लिए। और चूंकि आखिर में पश्चिम बंगाल का आपने आंकड़ा रखा है तो मैं पश्चिम बंगाल पर ही चल रहा हूं इस सवाल को लेकर। और मेरे साथ सिद्धब्रत दास जी भी मौजूद हैं। सिद्धब्रत दास जी, जो अभी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और बीजेपी भी इस बात को कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पश्चिम बंगाल छीन रहे हैं आपसे, एग्जिट पोल तो कम से कम यही आंकड़े सामने रख रहा है। और जाते जाते अभी डॉक्टर दत्ता भी आपके लिए छोड़ के गए हैं, एक कमेंट छोड़ के गए हैं कि परिवर्तन की तैयारी कर लीजिए पश्चिम बंगाल में। वो आप देखना अच्छा है, इसके दत्ता 3 दिन है, खुश रहिए। देखिए बीजेपी का वोट परसेंटेज पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है, ये सच है, मगर ये सीपीआईएम से कुछ वोट उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं 14 सीट, ये दूर दूर तक हुए होने का कोई चांस नहीं है। अगर बढ़ भी रहा है तो 1-2 शायद बढ़ सकता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 23 तारीख के लिए वेट कीजिए, 23 तारीख में आपको सच पता चल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से तृणमूल कांग्रेस का सीट आपने कहा हमने मान लिया, 36 से नीचे नहीं आ रहा है। कहा हमने मान लिया, 23 तारीख का हम इंतजार करेंगे। आप अपने कमेंट अपने यहाँ पर दे दिए। मैं बिहार की ओर बढ़ रहा हूं और बिहार में जो फिगर इस वक्त सामने आ रही है वो महागठबंधन के लिए तो किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है। अभय जी, आरजेडी और कांग्रेस को कुल मिलाकर 8 सीटें बता रहा है एग्जिट पोल और 6 आरजेडी और 2 कांग्रेस। महागठबंधन फेल मतलब? देखिए एक बुनियादी सवाल समझ लीजिए। जी जी जी।
बिहार एक ऐसा राज्य है जो हमेशा देश की राजनीति का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। बिल्कुल। मोदी सरकार इतने प्रचंड बहुमत से जीत कर आई थी, उसके बावजूद बिहार ने जो जनादेश दिया था वो मोदी जी के खिलाफ दिया था। आज सच्चाई बिहार की ये है, सच मानिए आप। मैं पटना के इलेक्शन में विधानसभा में रहा हूं 1 महीना। नहीं, तब परिस्थितियां वहां लोगों का कहना था कि मोदी जी चुनाव कि यहाँ जब भी आऊंगा जब शक्कर का कारखाना चालू लोकसभा करूंगा। के चुनाव को सुनिए ना। असेंबली चुनाव से कंपेयर कैसे कर सुनिए। सकते हैं आप? दो मुद्दे सुनिए। हैं यहाँ पर, इश्यूज डिफरेंट हैं। सुन तो लीजिए आप मेरी बात। अरे जो बिहार का पैकेज था 1.25 लाख करोड़ रुपए का, सुदेश वर्मा जी बहुत विद्वान आदमी हैं आप, मुझे बताइए उसकी स्थिति क्या है। जो हाइब्रिड एन्यूटी प्रोजेक्ट हैं नेशनल हाईवे के, वो सबसे बड़ा आपका क्लेम था कि हम वो स्टार्ट करेंगे, वो नहीं हुए। आईओसी का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 13,000 करोड़ रुपए का, उन्होंने कहा प्रोजेक्ट ही वाइबल नहीं है, काम चालू नहीं हो सकता। बहुत से जो नए तो ये प्रोजेक्ट बड़ा हैं, उसके क्लेम बारे में तो आपके बात थे, करिए। बिहार के नीतीश पैकेज कुमार जी ने जो कोलैप्स हो गया, विकास का लोगों ने कार्य किया है सच्चाई बिहार देखी में, उसके बारे में अब तो बड़ी बात करिए। जो नीतीश आप कुमार सिर्फ जी वही ने चीज बिहार देखते हैं जो में आपको negative बिहार लगता के है। नागरिकों को लेकिन धोखा एक चीज दिया गठबंधन बना करके। एक चीज और है, इससे भी लोग नाराज ठीक है। हैं। देखिए, जो अभय जी का आरोप, आप जो बड़ी अभय जी का बात आरोप है। देखिए, हाँ अभय जी, एक आप खुद मिनट 33 सीटें यूपी में कम कर रहे हैं। मैं आपके पास अभी वापस आ रहा हूं, जैसे जी। कि अभय जी आरोप भी लगा रहे हैं कि बिहार की 23 तारीख को जी, एक बार नतीजा आने दीजिए, फिर जेडीयू आपका साथ छोड़ देगी। अभी हमने 2 दिन पहले देखा भी कि नाराजगी नजर आई थी ना नीतीश कुमार की, नहीं, नाराजगी नजर आई थी। उन्होंने कहा कि आप निकालिए साध्वी प्रज्ञा को अपनी पार्टी से, उनको निकालना चाहिए। उन्होंने जो बोला है वो हमारा, देखिए हमने कौन साध्वी प्रज्ञा के स्टेटमेंट का साथ दिया? डिसिप्लिनरी कमेटी को गया हुआ है, बीजेपी एक्शन भी तो अभी तक नहीं हुआ ना। नहीं, एक्शन हुआ ना। और अब वो कह रही हैं, कमेटी में गया है कि मैं 21 पहर का पश्चाताप करूंगी। अमित शाह जी ने छोड़िए, इतना बड़ा देखिए स्टेटमेंट दिया। इश्यूज पर हमारे कि हम- डिफरेंसेस हो सकते हैं, 370 पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, अयोध्या पर हो सकता है, लेकिन सरकार बनाने में इंडिया अलायंस पर कोई डिफरेंसेस नहीं है। अरे साहब, और मोदी जी के एजेंडा आप- पर ही सरकार बन रहा है, ये भी आपको पता है। सुदेश वर्मा जी, बीजेपी अपने RSS बल पर की आएगी प्रेस सरकार में, कॉन्फ्रेंस उठाकर और उसके देख बाद लीजिए। बीजेपी सोचेगी क्या करना है। RSS अभी की तो प्रेस इंडिया की बात हो रही है। कॉन्फ्रेंस आप 2015 की। नीतीश जी पर तो आप ये नीतीश कह जी रहे हैं को कि लेकर मालेगांव तो बम पता लग ब्लास्ट के गया, आरोपी लेकिन नीतीश जी नहीं आने मोहन वाले। भागवत जी आप को चिंता मत रितेश करिए। कुमार की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं और उन लोगों को टिकट दे दिया आपने। क्या बात करते हैं आप? किसने रच दिया? कहां से ले आते हैं इन्फॉर्मेशन? राम माधव ने और मनमोहन वैद्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी इन चलिए, लोगों अब के खिलाफ। मेरे पास वक्त बिल्कुल, और उन्होंने मेरे कहा पास था वक्त कि उनके बिल्कुल कम पास है। मेरे पुख्ता पास प्रमाण है आखिरी इस 30 बात सेकंड के। बचे हुए चुनाव से हैं, क्या आखिरी मतलब 30 है सेकंड साहब? बचे हुए हैं, आखिरी 30 सेकंड बचे हुए हैं, आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। अबे जी आपका लास्ट कमेंट एग्जिट पोल पर। देखिए, 23 तारीख को प्रतिपक्षियों की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस कांग्रेस को कितनी सीटें, कांग्रेस ट्रिपल फिगर में आएगी क्या? है कांग्रेस 3 अंकों में आएगी? का जो आंकलन है वो बहुमत से बहुत दूर है। तो ये 3 चाहते अंकों में हैं आएगी? ऐसा चेहरा दे जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी इन्हीं के गठबंधन में हो। आपका लास्ट कमेंट। देखिए सर, आपने एक 10 सेकंड बस। मेहनत का काम किया है, लेकिन हमारे जो आंकड़े हैं बीजेपी के खुद के मेजोरिटी नहीं, हम 300 के आंकड़े को छुएंगे और 2/3 मेजोरिटी एनडीए की आएगी और उसके बाद भी एनडीए की सरकार बननी है। कांग्रेस को देखिए नई ट्रेंड तो समझ में आना चाहिए कम से कम। ट्रेंड को तो आप नहीं बदल सकते। सिद्धब्रत दास, परिवर्तन या फिर जीत, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लास्ट कमेंट। टीएमसी का जीत है, टीएमसी स्वीप कर रहे हो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 23 तारीख को ठीक है। सबके सामने आप सब मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जिट पोल्स ने क्या आंकड़े दिए हैं वो हमने देश का सवाल के जरिए तस्वीर देश के सामने रख दी है। अब बस 3 दिन का इंतजार है, 23 तारीख को पूरी की पूरी तस्वीर सामने हो जाएगी। किसकी लहर थी, किसका अंडर करंट था। देश का सवाल में आज इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज।